चलो कोशिश करेंगे कल या परसों तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार, तो थोड़ा स्पीड से करेंगे भाई आज। नहीं, अभी सीयूईटी के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर वापस जेईटी के टॉपिक में आएंगे। हाँ भाई, यस। और कोई है तेरा दोस्त? अरे तो क्यों बंद करके जा रहा है? वो कैश काउंटर पर पैसे जमा करेंगे। हाँ, खोल दे। चलो भाई, हम टॉपिक पढ़ रहे थे अनुकूलन, एडेप्टेशन। ये क्या भाई, अभी तक बोलना बंद नहीं हुआ आपका? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन का मतलब ये होता है किसी जीव का वह गुण जो उसको उस आवास में रहने के योग्य बनाए और जनन करने के योग्य बनाए, उसको क्या कहा जाता है? अनुकूलन। अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। एक आकारिकीय होता है। कैसा होता है? आकारिकीय। एक क्रियात्मक होता है, कार्यकीय या क्रियात्मक बोलते हैं उसको। और एक कौन सा होता है? व्यवहारिक। कौन सा होता है? व्यवहारिक। 2 अनुकूलन मैंने कल आपको बता दिए थे। पहला अनुकूलन एग्जाम्पल कौन सा बताया था? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा अपने जीवन में कभी भी पानी पीता है क्या? नहीं। तो वो कैसे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में जीवित रह सकता है? वो वसा का क्या करता है? ऑक्सीकरण। वसा के ऑक्सीकरण से जल उप उत्पाद के रूप में बन जाता है। और दूसरा, वह मूत्र को क्या करता है? सांद्रित। मूत्र सांद्रित करता है, वसा का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए वो मरुस्थल में आसानी से रह सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला था कि जो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं, मरुस्थल में पौधे, दूसरा, अच्छा, नागफनी और कैक्टस का बोला था। नागफनी और कैक्टस जो होते हैं उसमें पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। और तना कैसा हो जाता है? हरा और चपटा। और प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? तना। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बोला था मरुस्थलीय पादप कम पानी में कैसे जीवित रह सकते हैं। तो उसके अंदर एक तो पत्ती के ऊपर क्या पाई जाती है? मोटी क्यूटिकल। दूसरा, उसमें कौन सा चक्र चलता है? केम चक्र। और तीसरा, उसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं ताकि जल की हानि कम हो, वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो, ताकि वो मरुस्थल में आसानी से रह सके। तो पहले तो ये 3 गुण लिख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 3 एक बार ये साथ साथ में लिखने का काम भी आप शुरू कर लो। तो अनुकूलन में डेफिनेशन लिखनी थी, अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन की डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पर। जीव का वह गुण, जीव का वह गुण जीव का वह गुण जो उसे अपने आवास में, जो उसे अपने आवास में रहने व जनन करने के योग्य बनाता है, रहने व जनन करने के योग्य बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। एक आकारिकीय होता है, आकारिकीय अनुकूलन है। दूसरा है क्रियात्मक, क्रियात्मक भी बोल सकते हैं उसको, कार्यात्मक भी बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल होता है, कार्यात्मक और क्रियात्मक, दोनों ही नाम लिख देती हूँ, कार्यात्मक और क्रियात्मक अनुकूलन। और तीसरा जो है वो होता है व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन, जीव का वह गुण, आज कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, इकोलॉजी कल
कोशिश करेंगे, अगर आज आपने जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया है तो कल तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ये बेटा जीव समष्टि वाले चैप्टर का टॉपिक है ना, नई वाली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, पुरानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, उसी के अंदर ये टॉपिक दे रखा है अनुकूलन। तो जीव का वह गुण जो उसे अपने आवास में रहने के योग्य बनाता है और जनन करने के योग्य बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? अनुकूलन। अनुकूलन, पहला अनुकूलन आकारिकीय, फिर हम पढ़ेंगे क्रियात्मक, और तीसरा क्या है बताओ? व्यवहारिक। ठीक है, चले चलो फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले हम लिख रहे हैं आकारिकीय। आकारिकीय भाई बंद ही कर दो गेट, वो तो कब आएगा पता नहीं, तेरी ड्यूटी लग जाती ना इधर बैठने वालों की। यस, आकारिकीय। और आकारिकीय में पहला एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं बताओ? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा कहां पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थल में पाया जाता है मतलब वहां पे पानी की क्या है बताओ? नहीं है। तो ये कभी भी पानी नहीं पीता है, कभी पानी नहीं पीता है, कभी पानी नहीं पीता है। तो भाई इसके अंदर कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? ये कैसे वहां पे रह सकता है? तो इसके अंदर दो अनुकूलन पाए जाते हैं। एक तो कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? ये वसा का क्या करता है बताओ? ऑक्सीकरण। वसा का ऑक्सीकरण करने पर जल उप उत्पाद के रूप में बन जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। और दूसरा मूत्र कैसा होता है? सांद्रित। मूत्र सांद्रित होता है, मूत्र सांद्रित होता है और वसा का ऑक्सीकरण करता है। तो इन दोनों ही कारणों से ये वहां पर रह सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये आकारिकीय तो है ही है, क्रियात्मक भी है, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है ना उसके अंदर, क्रिया से ही वसा का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब क्रिया ही तो हो रही है ना, रिएक्शन ही तो हो रही है। तो क्रियात्मक अनुकूलन भी कहलाता है ये कंगारू चूहा। तो भाई वसा का ऑक्सीजन नहीं है ना, वसा का क्या होता है बताओ? ऑक्सीकरण। वसा का ऑक्सीकरण होता है और मूत्र सांद्रित होता है, तो ये मरुस्थल में आसानी से रह सकता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल बोला कि दूसरा एग्जाम्पल बताओ इसका कौन सा था? हमने बोला नागफनी और कैक्टस। नागफनी और कैक्टस में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? नागफनी और कैक्टस जो है वो कौन से पादप है बताओ? है ना, जहां पे पानी की कमी होती है वहीं तो उगते हैं ये। तो भाई ये पौधे कैसे होते हैं? ये जो हरे रंग का अपने को दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है इसका बताओ? तना। तना कैसा हो जाता है बताओ? हरा। इसका तना कैसा हो गया बताओ? हरा। तना तो हरा हो जाता है। और पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में, है ना। तो ये देखो, ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। पत्तियां जो है वो तो क्या बना लेती है? कांटे बना लेती है। और तना कैसा हो जाता है बताओ? हरा हो जाता है। तो ये आसानी से वहां पर रह सकते हैं। तो दूसरा अनुकूलन नागफनी और कैक्टस में पूछेंगे तो बताओ पत्तियां किस में रूपांतरित हो गई बताओ? कांटे में। पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है, पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है। और तना कैसा हो जाता है? हरा और चपटा। तना कैसा हो जाता है बताओ? हरा और चपटा। तना हरा और चपटा हो जाता है। और हरा और चपटा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का काम कौन कर लेता है? तना। तो भाई नागफनी और कैक्टस में कितने अनुकूलन पाए जाते हैं? दो। एक तो पत्तियां किस में रूपांतरित हो गई? कांटों में, ताकि जल की हानि ना हो। और दूसरा तना कैसा हो गया? हरा और चपटा। तीसरा, अगर बात करें मरुस्थलीय पादप में, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तीनों एक बार एक साथ लिख लेना, पहले सारे समझ लेते हैं, है ना। मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप के अंदर, मरुस्थलीय पादप मरुस्थल में पाए जाते हैं जहां पे पानी की क्या है बताओ? कमी है। तो पानी की कमी है तो उनके अंदर मरुस्थलीय पादप में कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? तो उसके अंदर तीन अनुकूलन याद रखने हैं। पहला अनुकूलन, इनकी पत्तियों के ऊपर क्या पाई जाती है बताओ?
क्यूटिकल, पत्तियों पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। पत्तियों पर किसकी परत पाई जाती है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और क्यूटिकल की परत पाई जाती है ताकि जल की हानि क्या हो? नहीं हो, है ना, जल की हानि, जल वाष्पोत्सर्जन ना हो, जल उससे बाहर ना निकले। दूसरा, इसके अंदर कौन सा चक्र चलता है बताओ? कैम चक्र। कैम चक्र समझ में आता है? कैम चक्र का मतलब रंध्र दिन में क्या होता है? बंद, और रात में क्या होता है? खुले। और दिन में बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तीसरा, इसके अंदर रंध्र कैसे होते हैं बताओ? धसे होते हैं। रंध्र कैसे होते हैं? धसे होते हैं। और रंध्र धसे होते हैं तो जल की हानि नहीं होगी, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। रंध्र से ही तो जल बाहर निकलता है, और रंध्र ही धसे हुए होंगे तो जल की हानि नहीं होती है। तो इन तीनों कारणों से मरुस्थलीय पादप जो है वो मरुस्थल के अंदर जीवित रह सकते हैं। तो बताओ, मरुस्थलीय पादपों के 3 अनुकूलन, पहला कौन सा है? पत्तियों पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज शीट में अभी टेस्ट में दिया था मैंने। कौन सा चक्र चलता है? कैम चक्र। और रंध्र कैसे होते हैं बताओ? धसे हुए होते हैं। ठीक है। चौथा, नेक्स्ट अनुकूलन जो होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है एलेन का नियम। कौन सा नियम बताओ? एलेन का नियम। एलेन एक वैज्ञानिक का नाम था, और उसने क्या बोला? जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे होते हैं, उनके पांव भी छोटे होते हैं। जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान भी छोटे होते हैं और उनके पैर भी छोटे होते हैं। कभी देखा? नहीं देखा, है ना। जैसे कि आपको पता है पोलार बियर्स, मरुस्थल क्या बर्फीली पहाड़ियों पर पाए जाते हैं पोलार बियर्स, है ना। तो ये पोलार बियर्स के देखो कान, देखो इनके कान दिख रहे छोटे, इनके कान भी छोटे होते हैं और पैर भी इतने बड़े नहीं होते। अपने तो कुत्तों के पैर भी इतने बड़े होते हैं। तो पोलार बियर जो भी जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे और पैर छोटे होते हैं ताकि उनके शरीर से ऊष्मा की हानि ना हो, क्योंकि कान से पैर से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर से ऊष्मा की हानि हो जाती है। ये वैसे ही ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, और अगर इनके कान और पैर भी बड़े होंगे तो इनके शरीर की सारी ऊष्मा बाहर निकल के चली जाएगी, तो इनकी ऊष्मा की हानि ना हो, इसलिए इनके अंदर ये अनुकूलन पाया जाता है। जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे, उनके पैर छोटे, उनकी पूंछ छोटी, और इस नियम को क्या कहा जाता है? एलेन का नियम। तो एलेन ने क्या बोला? एलेन ने बोला, सीधा इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, बताओ उनके कान कैसे होते हैं? छोटे। पैर कैसे होते हैं? छोटे। पूंछ कैसी होती है? छोटी, है ना। ये ब्यूटीफुल एनिमल पोलार बियर्स, पोलार बियर भी ऐसे ही है, गाय भी ऐसी है। ठंडी जगह पर पाए जाने वाले प्राणियों के कान छोटे, पांव छोटे, पूंछ भी छोटे, ताकि ऊष्मा की हानि क्या हो? कम से कम हो। और जो जीव कहां पर पाए जाते हैं? गर्म जगह पर पाए जाते हैं। तो गर्म जगह पर पाए जाते हैं तो उनके कान बड़े, है ना, उनके पैर बड़े, उनकी पूंछ बड़ी। भाई अपने आप ही पता चल रहा है। यस। तो देखो, एलेन का नियम क्या बोलता है? जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं कान छोटे, पांव छोटे, पूंछ भी छोटी, और जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनके कान बड़े, उनके पांव बड़े, उनकी पूंछ बड़ी। यस। एलेन का नियम था ये। इसके विपरीत बर्गमान ने क्या नियम दिया था? दूसरा नियम एक और याद रखना, बर्गमान का नियम। बर्गमान ने कौन सा नियम दिया? बर्गमान ने बोला, जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है, जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है उनका साइज बड़ा होता है। देखो पोलार बियर साइज का तो बड़ा दिख रहा था, है ना। जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है उनका साइज बड़ा होता है। पेंगुइन देखो कितना बड़ा होता है ना। पेंगुइन देखा है? पेंगुइन नहीं, आज तुमको कुछ भी नहीं देखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। यस, पेंगुइन देखो पक्षी है,
ठंडी जगह पर पाया जाता है लेकिन इसका साइज बड़ा है। ध्यान देना, बर्गमान ने नियम दिया था जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है उनका साइज बड़ा होता है और जो जीव गर्म जगह पर पाया जाता है उसका साइज छोटा होता है। शू मंजोरू छोटा है ना, चूहे छोटे होते हैं। तो भैया गर्म जगह पर पाए जाने वाले जीव का आकार, बर्गमान ने क्या नियम दिया, जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है, ठंडी जगह पर पाए जाने वाले जीव का आकार क्या होता है, बड़ा, है ना। जो जीव ठंडी जगह पर पाया जाता है उनके कान छोटे, उनकी पूंछ छोटी होती है, ये तो एलन ने बोला था, लेकिन उनका साइज बड़ा होता है, ये किसने बोला था बताओ, बर्गमान ने। और जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं, जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनका आकार कैसा होता है, छोटा। हालांकि उनके कान क्या होते हैं, बड़े, पूंछ बड़ी, पांव भी क्या है, बड़े, लेकिन उनका आकार क्या होता है बताओ, छोटा। तो भैया याद रहेगा, सिंपल सी बात, ये चित्र देख के बड़ी हंसी आ रही होगी लेकिन याद बहुत आसानी से रहेगा। इससे आपको बर्गमान ने नियम दिया था जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनका आकार बड़ा होता है, जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा। एलन ने नियम दिया था, एलन ने बोला था जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे होते हैं, उनकी पूंछ छोटी होती है और उनमें है ना उनके पांव क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम हो। तो ये सारे अनुकूलन जो है वो कार्यकीय अनुकूलन है, सॉरी आकारिकी अनुकूलन है। कौन से अनुकूलन है, आकारिकी अनुकूलन, क्योंकि आकार में कुछ चेंजेस है जिसके कारण वो जीव उस वातावरण के अंदर रह सकता है। अगर छोटा जीव, चूहे जैसा प्राणी बर्फीले जगह पर जाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर से ऊष्मा की हानि फटाफट हो जाएगी, वो तुरंत ठंडा पड़ेगा और मर जाएगा। तो भैया इसीलिए जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे होते हैं, उनका पांव छोटे होते हैं, उनका पूंछ छोटी होती है, लेकिन आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनके कान बड़े होते हैं, है ना। हाथी के देखे होंगे, घोड़े के, गाय के, गधे के, सबके कान देखे होंगे, बड़े बड़े कान होते हैं। तो कान बड़े होते हैं, कंगारू चूहा इतना छोटा सा है फिर भी उसके कान बड़े हैं। तो कान बड़े होते हैं, पांव बड़े होते हैं, पूंछ बड़ी होती है। तो ये नियम क्या कहलाता है, एलन का नियम। लेकिन साइज छोटी होती है, ये नियम क्या कहलाता है, बर्गमान का नियम। तो भैया कान और पांव का जो कंसेप्ट दिया था वो एलन ने दिया था, और साइज के बारे में किसने बताया था, बर्गमान ने बताया था। ये दोनों ही नियम बर्गमान का नियम या एलन का नियम कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार यहां तक लिख लेंगे, ये सारे कार्यकीय अनुकूलन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। कार्यकीय नहीं, सॉरी आकारिकी, यहां तक। ऊंट के कान और पूंछ छोटे होते हैं, कहां छोटे होते हैं, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं। एग्जाम्पल, हाँ लिख सकते हो ना एग्जाम्पल। चलो जल्दी से बच्चों, ये लिख लिया आपने, फर्स्ट नहीं, ये बेटा दूसरी स्लाइड है। पहली वाली ये स्लाइड है अनुकूलन, इसमें हमने परिभाषा लिखी थी एक स्लाइड, और ये है दूसरी स्लाइड। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, है ना, जल की हानि कम हो, जल की हानि कम हो, जल, इसलिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना हरा और चपटा हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, तना ही करता है।
तना हरा चपटा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी लिख लेना। प्रकाश संश्लेषण का काम, क्योंकि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा? तना। जल्दी से थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे भैया। बैच में कितने स्टूडेंट हैं? कितने? 100 से तो ज्यादा ही है। 91। चलो नागफनी कैक्टस, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना हरा और चपटा हो जाता है और किसका कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जंगली भालू और क्यों? बहुत कुछ फर्क होता है। जो रीछ और जो भालू होते हैं ना, वो अधिकतर बर्फीली जगह पर ही पाए जाते हैं। पोलार बियर्स अलग होते हैं और रीछ अलग होते हैं। रीछ अलग होते हैं, बियर्स अलग होते हैं। पोलार बियर्स का मतलब होता है ध्रुवीय भालू, जो बर्फ में ही पाए जाते हैं। रीछ यहाँ पे भी रह सकता है ना। दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं, फोटो दिखा देंगे लास्ट में। चलो ये लिख लिया। चलो नेक्स्ट, एक जनरल बात करेंगे। बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन एक सामान्यतया जनरली बात कर रहे हैं कि जनरली ऐसे प्राणी, ऐसे तो ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, ऊंट का आकार बड़ा होता है ना। लेकिन सामान्यतया ज्यादातर प्राणी छोटे होते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली आएगा, ज्यादातर आएगा, है ना। अधिकांश प्राणी जो होते हैं वो वहां पर छोटे साइज वाले, बड़े आकार वाले होते हैं, और यहाँ पे कौन से होते हैं? छोटे आकार वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए अनुकूलन दे रखा है। बाकी बहुत सारे अपवाद सभी के अंदर मिलेंगे। मरुस्थलीय पादप में ये लिख लेना, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है तो वो जल की हानि को क्या करती है बताओ? रोकती है। जल की हानि नहीं हो सकती है, जल वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। केम चक्र चलता है। केम चक्र का मतलब रंध्र जो होते हैं दिन में क्या होते हैं बताओ? बंद रहते हैं। दिन में बंद होते हैं, दिन में बंद होते हैं, वह रात में खुले होते हैं। दिन में बंद होते हैं और रात में खुले होते हैं। रात में खुले होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। वाष्पोत्सर्जन को कम करने का काम करते हैं, यानी कि जल की हानि कम हो, इसलिए उनमें केन चक्र चलता है। रंध्र ऐसे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। पत्तियों पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, जल की हानि कम हो, इसलिए मरुस्थलीय पादपों के अंदर ये सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, केन चक्र चलता है और रंध्र धसे होते हैं। यस, लिख लिया। तो मरुस्थलीय पादपों के 3 अनुकूलन बिल्कुल रट्टा रट्टा याद करना है। रट्टा रट्टा, क्यूटिकल होती है, केम चक्र चलता है और रंध्र क्या होते हैं? धसे चल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल, अनुकूलन का चौथा एग्जाम्पल लिखना। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल चले आगे, लिखो। एलेन का नियम। एलेन का नियम, एलेन का नियम ये बोला गया है, जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, तो एलेन ने 100% बोला ही नहीं है।
एलन ने जो कहा है वो बात पढ़ रहे हैं हम कि हाँ ये उनके अंदर अनुकूलन हो सकता है ना। एलन ने जो बात कही है वो हम पढ़ रहे हैं। तो जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके 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 कान, उनके पाद और उनकी पूंछ छोटी होती है, छोटी होती है ताकि ऊष्मा की हानि कम हो, ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान छोटे हैं, ये कान छोटे हैं, उनके ये पाद छोटे हैं और इनकी पूंछ छोटी है। इस नियम को ही क्या कहा जाता है? एलन का नियम कहा जाता है। उनके कान, पाद और पूंछ छोटे होते हैं ताकि उनके शरीर से ऊष्मा की हानि ना हो। इस नियम को क्या कहा जाता है? एलन का नियम। तो इसका उल्टा अपने आप ही पता चल जाता है। जो गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनके कान बड़े, उनके पांव बड़े, उनकी पूंछ बड़ी। देखा, चूहा इतना छोटा सा होता है फिर भी उसकी पूंछ तो बड़ी होती है। कान भी इतने बड़े होते हैं उसके साइज के हिसाब से। तो बिल्ली का देखो, बिल्ली के इतने बड़े बड़े कान होते हैं, है ना। इतना ध्यान से हमने देखेंगे बिल्ली और कुत्तों को, आज देखेंगे, ध्यान से जाएंगे। रास्ते में जो भी जानवर मिल जाए उनको ध्यान से देखते हुए जाना, छेड़ते हुए मत जाना, बस देखते हुए जाना। यस। तो भाई जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनके कान कैसे होते हैं? कान कैसे होते हैं? छोटे। पैर, पैर कैसे होते हैं? पूंछ, कौन सा नियम? एलन का नियम। चले आगे, चलो। बर्गमान का नियम, बर्गमान का नियम। जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं उनका उनका साइज बड़ा होता है। पोलार बियर्स बड़े हैं, रीछ बड़े हैं, बालू बड़े हैं, याक बड़े हैं, बड़े बड़े। अधिकतर बड़े आकार के प्राणी कहां पर पाए जाते हैं? ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। पेंगुइन बड़ा है ना। बाकी पक्षी देखो ना, बाकी पक्षी, चिड़िया, कबूतर, कौवे छोटे छोटे हैं, लेकिन पेंगुइन पक्षी तो है, पेंगुइन कितना बड़ा है। लेकिन फिर आप बोलोगे नहीं मैडम, शुतुरमुर्ग भी तो बड़ा है। तो भाई मैंने बोला ना, अधिकांश प्राणी, अधिकतर अधिकतर प्राणी जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनका साइज बड़ा होता है। और ये बात किसने कही थी? बर्गमान ने। अपन ने तो जो साइंटिस्ट ने जो बातें कही उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो कह के चले गए, उसी की बात को फॉलो कर रहे हैं कि जो जीव ठंडी जगह पर पाए जाते हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो जीव गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। एलिफेंट की पूंछ तो बड़ी होती है, लेकिन कब बड़े होते हैं? कान बड़े होते हैं। यस भाई, अभी अभी बताया मैंने आपको, है ना। ये नियम किसने दिए थे? जिन वैज्ञानिकों ने ये बातें कही थी, प्राणियों के ऊपर स्टडी करके उन नियमों को पढ़ रहे हैं। जो नियम उन्होंने दिए, अपनी तरफ से नहीं ये लागू हुए, उन नियम उन्होंने दिए थे। तो अधिक उसमें 100% सभी प्राणी नहीं देखे जाते हैं, एवरेज देखे जाते हैं। यस। हाँ भाई, उसके बाद बताएंगे बेटा आगे क्या करें। चलो, उसके बाद में कुछ मछलियां ऐसी होती है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहती है।
तो भैया उसके अंदर ऐसा क्या अनुकूलन हो सकता है कि वो इतने ठंडे पानी में रह सके? अगर आपको बर्फ की एक कोठी भरी हुई है, पूरा पानी बर्फ का ठंडा पानी है, और आपको बोले कि रोज सुबह उसमें नहा के आना है, डुबकी लगा के आना है, आधे आधे क्या बच्चा, एक दो बच्चे भी उसमें नहा के नहीं आएंगे। और अगर उसको बोले कि नहीं, तुमको 24 घंटे इसी में कोठी में ही बैठ के पढ़ाई करनी है ठंडे पानी में, तो भाई 24 घंटे के बाद में निकालेंगे तो लगभग सभी मरे हुए निकलेंगे, जिंदा कोई ना निकलेगा। मतलब अगर हम इतने ठंडे पानी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां पे नहीं रहते। लेकिन कुछ मछलियां तो बर्फीले पानी में ही रहती है। ध्रुवों का जो पानी पिघल के आता है, पहाड़ों का पानी पिघल के आता है, क्या वहां पे जीव नहीं पाए जाते? पाई जाती है। तो कुछ मछलियां तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में रहती है, तो उनके अंदर ऐसा क्या अनुकूलन होता है कि वो उस पानी के अंदर रह सकती है? तो उसके अंदर भी कुछ अनुकूलन होता है। तो नेक्स्ट अनुकूलन यहाँ पे ध्यान देना, कुछ ध्रुवीय मछलियां जो होती है, ध्रुवीय मछलियां, ध्रुवीय मछलियां जैसे कि एग्जाम्पल इसका दे रखा है, जैसे ध्रुवीय मछलियां जैसे सील मछली। कौन सी मछली है बताओ? सील मछली। सील मछली अब वैसे मुझे पता ही है, देखी नहीं है ना, तो दिखा देते हैं। सील मछली, सील फिश, ये ध्रुवीय पानी में पाई जाने वाली मछली, सील मछली। ये क्या मछली है क्या मैडम? यस, है ना। सील ये ध्रुवीय जल में पाए जाने वाली मछली, वैसे स्तनधारी होती है लेकिन नाम मछली है। तो ये सील मछली है, बर्फीले पानी में कैसे रह सकती है? तो ये इसके अंदर इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, और उसको बोलते हैं तीन वसा या ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लबर। स्किन, चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, और वसा की मोटी परत को क्या कहा जाता है? ब्लबर। क्या कहा जाता है? ब्लबर। और ब्लबर के कारण इसके शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है, इसके अंदर ही रहती है, हीट इसके अंदर ही रहती है। चाहे कितने भी ठंडे पानी में रहे, इसके शरीर से ऊष्मा बाहर ही नहीं निकलती है। अगर अपने भी ठंडी के समय में ब्लैंकेट ओढ़ के ही रखे, स्वेटर पहन के ही रखते हैं, तो अपने शरीर से ऊष्मा की हानि होती है क्या? नहीं। तो अपने क्या रहते हैं बताओ? सेफ रहते हैं। और अगर हमने स्वेटर खोल दिया तो शरीर से ऊष्मा की हानि होना शुरू हो जाती है और हमको ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही इनका जो ब्लैंकेट है, कंबल है, वो त्वचा के नीचे मोटी परत पाई जाती है वसा की, जो कि ऊष्मा रोधी होती है, इंसुलेटर का काम करती है, और इसके शरीर से ऊष्मा की हानि को नहीं होने देती है। तो ये लास्ट एक आकारी के अनुकूलन है कि ध्रुवीय मछलियां जो होती है, इन ध्रुवीय मछलियों के अंदर जो है वो स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, और इस वसा की मोटी परत को क्या कहा जाता है? वसा की मोटी परत होती है, और इस वसा की मोटी परत को क्या कहा जाता है बताओ? ब्लबर। क्या कहा जाता है? ब्लबर। बोलो क्या बोलते हैं? ब्लबर। ब्लबर को ही बोलते हैं तिम वसा। क्या बोलते हैं? तिम वसा। और ये तिम वसा ऊष्मा रोधी होती है। क्या होती है बताओ? ऊष्मा रोधी, ताकि इसके शरीर से ऊष्मा की हानि न हो। बात समझ में आ गई? तो ये वसा की मोटी परत ब्लबर या तिम वसा होती है, तो ऊष्मा की हानि नहीं होती है, और ये ठंडे पानी के अंदर, ध्रुवीय पानी के अंदर रह सकती है। ध्रुवीय मछली जैसे कि सील मछली, वहां पर ठंडे पानी में इसलिए रह सकती है क्योंकि वसा की मोटी परत ब्लबर या तिम वसा पाई जाती है। उसके बाद में आता है ये अनुकूलन लिख लेंगे, एक साथ ही लिख लेंगे। उसके बाद में आता है कार्यकीय अनुकूलन। कौन से अनुकूलन है बताओ? कार्यकीय। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक एडेप्टेशन याद रखना है, वो है तुंगता बीमारी। कौन सी बीमारी है बताओ? तुंगता बीमारी। किसी को हुई है क्या? अल्टीट्यूड सिकनेस बीमारी किसी को भी नहीं हुई है? तुंगता बीमारी, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। तुंगता बीमारी होती कैसे, हमको तो ये भी नहीं पता है। तुंगता बीमारी, और नाम मैंने लिख दिया है अल्टीट्यूड, तब तो आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। यस, तुंगता का मतलब होता है चलो हम चलते हैं मनाली हिल स्टेशन। यस, ओहो मजे ही आ जाए। यस, मनाली, हमने ट्रिप का प्लान कर लिया, चलो अपन मनाली चलते हैं।
है ना। बस में बैठ गए, सभी मनाली जा रहे, लेकिन आप में से आधे 50% बच्चे बस में से उल्टियां करेंगे। जैसे जैसे घाटी पे चढ़ेंगे वैसे वैसे बस से उल्टी करेंगे, भैया उल्टी करेंगे, है ना। बोलेंगे हमारा जी घबरा रहा है, जी घबरा रहा है, और उसमें भी लड़कियां तो स्पेशली ज्यादा तौर पे। तो भैया अरे ये नेचुरली है भैया, नेचर है ये तो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पता चलेगा। अगर ऊंचाई पर जाने पर, हाँ भाई प्लीज कीप साइलेंट। अगर हम ऊंचाई पर, हाइट्स पर जाते हैं, तो हाइट पर जाने पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम, और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे ऊतकों को, कोशिकाओं को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारा शरीर कुछ लक्षण प्रकट करता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लक्षण प्रकट करता है, जी घबरा रहा है, मिचली, उल्टी, हृदय स्पंदन वृद्धि हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय की, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उल्टी होना शुरू हो जाती है, जी घबराना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ लक्षण प्रकट होता है। थकान हो जाती है, थोड़ा सा भी चढ़ेंगे हांफने लग जाएंगे, और मैं तो वैसे नॉर्मली यूं पैदल चलती हूँ तो भी हांफने लग जाती हूँ। तो भैया ऐसे कुछ लक्षण प्रकट होना ही कहलाता है तुंगता बीमारी। बताओ कौन सी बीमारी कहलाता है, तुंगता बीमारी, जो कि ऊंचाई पर जाने पर होता है। जैसे 3500 मीटर की ऊंचाई मनाली में रोहतांग दर्रा में चले जाए, या फिर मानस तिब्बत में चले जाए, मानसरोवर तिब्बत में चले जाए, वहां पे ऊंचाई पर जाने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, उस बीमारी को कहा जाता है तुंगता बीमारी। लेकिन 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक अगर हमने वहां पे कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, तो धीरे 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 हमारे शरीर में ये लक्षण ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर 1 महीना हो गया है तो हमारे सारे जी कभी घबराएगा ही नहीं, हम कितनी भी हाइट पे रह ले कभी भी हमारा जी नहीं घबराएगा। इसका मतलब उसके लिए हमारे शरीर ने कुछ अनुकूलन विकसित कर दिए। तो क्या अनुकूलन विकसित कर दिए, हमारे शरीर में ऊंचाई पर रहने के लिए आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो कम ऑक्सीजन में भी सभी पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। तो एक तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, अगर हम वहां पर ऊपर कंटिन्यूअसली रह रहे हैं तो दूसरा अनुकूलन क्या हो जाता है, दूसरा हमारी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की बंधनकारी क्षमता कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़कर दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ता नहीं है, अपने शरीर के अंदर आसानी से छोड़ता नहीं है। उत्तक रो रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, लेकिन हीमोग्लोबिन इतना आसानी से दे नहीं देता है, थोड़ा मुश्किल से देता है। लेकिन ऊंचाई पर रहते 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 उसकी बंधनकारी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो फटाफट से ऑक्सीजन दे देता है। अरे उत्तक रो रहा है, लो उसको ऑक्सीजन दो, लो ये रो रहा है ऑक्सीजन दो, ये कोशिकाएं मर रही है, लो ऑक्सीजन दो। फटाफट फटाफट ऑक्सीजन की सप्लाई करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी बंधनकारी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। हम श्वास कैसे लेते हैं, गहरी सांसें लेना। जरा बताओ, ज्यादा ऑक्सीजन लोगे कि नहीं लोगे, लो ज्यादा ऑक्सीजन ले। हम गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं, हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है बताओ, बढ़ जाती है। 1 मिनट में 12 से जो 16 होती है, सॉरी 14 से 16 जो होती है, वो हम 18-20 बार ले लेते हैं। तो हम ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे। कम ऑक्सीजन है फिर भी हम वहां पे जीवित रह सकते हैं। इसीलिए तो देखा होगा आपने, कश्मीरी जो होते हैं एकदम से, एकदम ऐसे उनके जो गाल देखे होंगे, एकदम गोरे गोरे तो होते ही है, यहाँ से लाल लाल होते हैं एकदम। लाल लाल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन भी क्या है, ज्यादा। अगर आप सभी का अभी हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाए तो 95% बच्चे जो है उनको एक बीमारी निकलेगी, एनीमिया, खून की कमी है आपके अंदर, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। सारे सफेद 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 दिख रहे हो मुझे, लाल लाल तो कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। तो डॉक्टर आपकी पर्ची के ऊपर लिखेगा, अगर आप टेस्ट कराओगे तो भाई आपको एनीमिया है, और एनीमिया को ठीक करने के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीना मनाली जाके आ जाओ, हिल स्टेशन जाके आ जाओ, अमरनाथ जाके आ जाओ, और मजे ही आ गया मैडम, ये तो बीमारी जोरदार है ना। ऐसी बीमारी तो भगवान सबको दे, है ना। तो भैया डॉक्टर लिखेगा वास्तव में, क्योंकि अगर हम 1 महीना हिल स्टेशन रह के आएंगे तो जब भी वापस नीचे आएंगे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे अपन तो।
और ये नेचर की बात है, क्योंकि शादी ब्याह में है ना, इतने सारे पैसे खर्च करा के फेशियल करा रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, बिना थोड़े बहुत कम पैसे खर्च करा के 1 महीना शादी से पहले है ना हिल स्टेशन रह के आ जाओ, अकेले दोनों ही साथ में, है ना, वो बाद में। तो भैया 1 महीना हिल स्टेशन लेके आएंगे तो अपने आप ही आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, पूरे गाल लाल लाल हो गए, गोरे गोरे हो गए और मजे से रह पाएंगे। तो बताओ, ये बीमारी ठीक करने का तरीका है तुंगता बीमारी। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे, ऊंचाई पर जाने पर कौन सी बीमारी होती है बताओ? तुंगता बीमारी। बढ़िया बीमारी है कि नहीं है? जोरदार है। लक्षण क्या प्रकट होते हैं बताओ? मिचली, थकान और जी घबराना, उल्टी होना और हृदय स्पंदन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर वहां पर रहते रहते हमारा शरीर क्या अनुकूलन विकसित कर लेता है? आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके अलावा और कौन सा लक्षण प्रकट होता है? श्वसन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम वहां पे आसानी से जीवित रह सकते हैं। तो भैया लिख लेना इसको, पहले ये वाला लिख लो, ये वाला लिखना बाकी है, ताकि अपन साथ में वो भी लिखेंगे। टेस्ट में पूरी इकोलॉजी नहीं आएगी बेटा। टेस्ट में मैंने बोला था पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इशू, और उसके बाद से जो भी पढ़ रहे हैं वो सब। ध्रुवीय मछलियां जैसे सील मछली, सील मछली में, सील मछली में त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है। वसा की मोटी परत पाई जाती है, और उस वसा की मोटी परत को क्या कहा जाता है? ब्लबर या तिम वसा। ब्लबर या तिम वसा ये क्या होती है? उष्मारोधी है। उष्मारोधी है मतलब इसके शरीर से उष्मा की हानि बाहर नहीं निकल सकती है। चलो उसके बाद चलो आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं। पहले इसको फटाफट लिख लो। ध्रुवीय मछलियां जैसे सील मछली में, सील मछली वैसे स्तनधारी है, बता दूं आपको, नाम मछली है लेकिन स्तनधारी है। मछलियां की बजाय प्राणी कर दो यहाँ पे, क्योंकि मछलियों में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको प्राणी कर दो तो ज्यादा सही है, क्योंकि है वो स्तनधारी है। ध्रुवीय प्राणी जैसे सील मछली में, सील मछली में त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसको कि ब्लबर या पिंग वसा कहते हैं, और जो कि क्या होती है बताओ? उष्मारोधी होती है, ताकि उसके शरीर से उष्मा की हानि नहीं होती है और वो वहां पे आसानी से रह सकती है। लिख लिया? हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट, कार्यकीय अनुकूलन में लिखना तुंगता बीमारी। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई जैसे रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा मनाली में, मनाली में व तिब्बत मानसरोवर में। तीन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर तुंगता बीमारी होती है। तुंगता बीमारी होती है। तुंगता बीमारी के लक्षण क्या प्रकट होते हैं? तो तुंगता बीमारी के 3 लक्षण स्पेशली याद रखने, जो कि अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। मिचली, मिचली, जी घबराना, उल्टी होना, सब इसी में इंक्लूडेड है। दूसरा थकावट, थकावट, और तीसरा
हृदय स्पंदन में वृद्धि, हृदय स्पंदन में वृद्धि, हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो हमारा शरीर वहां पर क्या अनुकूलन विकसित कर लेता है। अगर तुंगता बीमारी होती है और लगातार वहीं पर हम रहने लग जाएं, तो हमारे शरीर ने कुछ अनुकूलन विकसित कर लिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए। पहला है आरबीसी की संख्या बढ़ना। आरबीसी मतलब लाल हृदय कोशिका। आरबीसी की संख्या बढ़ना, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता, बंधनकारी क्षमता कम होना, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा, श्वसन दर बढ़ना, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर तुंगता बीमारी क्यों होती है? क्योंकि ऊपर वायुदाब क्या होता है बताओ? कम, और वहां पे ऑक्सीजन भी क्या होता है? कम। वायुदाब भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है, तो हमारा शरीर कुछ लक्षण प्रकट करता है और वो लक्षण ही तुंगता बीमारी के लक्षण होते हैं। क्लियर? तुंगता बीमारी अच्छा, पानी को कभी उबलते हुए देखा है? उबलते पानी में हाथ डाला है? नहीं, है ना। उबलते पानी में हाथ डालने पर क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। मतलब अगर आपको खोलते हुए पानी में डाल दे तो उबलते हुए पानी में मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? मर जाएंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में रहते हैं। उबलता पानी का मतलब ही हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी। कुछ जीव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में रहते हैं। ऐसे जीव कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पाए जाते हैं। तो कौन सा अनुकूलन है उसका? कार्यकीय अनुकूलन है। उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि वो इतने अधिक तापमान को क्या कर सकता है बताओ? टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। कुछ ध्रुवीय मछलियां जो होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहती है, तो उनके अंदर ये अनुकूलन है। कुछ जीव नीचे बहुत गहराई पे पाए जाते हैं। आपको पता है नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे वायुदाब क्या होता जाएगा बताओ? बढ़ता जाएगा। नीचे गहराई में जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा बताओ? बढ़ता जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो अपने शरीर से, है ना, खून निकलने लग जाएंगे, कान से, नाक से, है ना, मुंह से। प्रेशर इतना बढ़ेगा तो फट जाएगी, पूरी बॉडी फट जाएगी। लेकिन कुछ मछलियां जो होती है वो इतने 100 गुना अधिक दाब में भी रह सकती है, तो उसके अंदर भी कुछ कार्य के अनुकूलन होते हैं। वो जैव रासायनिक क्रिया करती है, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन करती है और कुछ ऐसे एंजाइम बनाती है कि वो इतने अधिक दाब को क्या कर सकती है बताओ? सहन कर सकती है। तो 3 एग्जाम्पल और लिखने हैं। आर्की बैक्टीरिया कहां पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। कुछ मछलियां कहां पर होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। और कुछ मछलियां कहां पर पाई जाती है? अधिक दाब में पाई जाती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है बताओ? कार्यकीय अनुकूलन है, शरीर क्रियात्मक अनुकूलन है। तो ये दूसरे और अनुकूलन लिखने हैं। पहला अनुकूलन तो ये हो गया, दूसरा साथ में ही लिख लेना। सेकंड कार्यकीय अनुकूलन जो है वो लिख लेना आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में रहता है, तापमान में रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहता है। जहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पानी में रहते हैं आर्की बैक्टीरिया। कुछ ध्रुवीय मछलियां, कुछ ध्रुवीय मछलियां 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रहती है।
तापमान में रहती है। कुछ मछलियां और अकशेरुकी, कुछ मछलियां व अकशेरुकी 100 गुना अधिक दाब में रहते हैं, अधिक दाब में रहते हैं। तो उनके अंदर ऐसे कुछ अनुकूलन विकसित हो जाते हैं कि वो उसके अंदर रह सकते हैं। तो 2 अनुकूलन देखो कंप्लीट हो गया, एक आकारिकीय हो गया और एक कौन सा हो गया बताओ, क्रियात्मक। तीसरा ही अनुकूलन बाकी है और वो है व्यवहारिक अनुकूलन। तीसरा अनुकूलन वो है व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन। व्यवहारिक अनुकूलन वो जीव दर्शाते हैं जिनमें ना तो आकारिकीय अनुकूलन होता है ना ही कार्यकीय अनुकूलन होता है। आकारिकीय भी नहीं होता है, कार्यकीय भी नहीं होता है, तो वो अपने व्यवहार से वहां पर रह सकती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर, वायुदाब क्या होता है बताओ, बढ़ता है। वायुदाब बढ़ता है तो अधिक वायुदाब सरफेस सतह से 100 गुना अधिक दाब के अंदर भी वो मछलियां जीवित रह सकती है। तो उसके अंदर कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, बायोकेमिकल कुछ रिएक्शंस होती है ताकि वो उस गहराई के अंदर आसानी से रह सकती है ना। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, पूरा आप कंप्लीटली कल रीडिंग लगा के आओगे अनुकूलन पूरा टॉपिक का, ठीक है। व्यवहारिक अनुकूलन मरुस्थलीय छिपकलियां दर्शाती है। एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, अपने व्यवहार से दर्शाती है मरुस्थलीय छिपकलियां। मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकलियां जो होती है, छिपकलियां सही है, छिपकली यस। मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकलियां जो होती है वो अपने व्यवहार से वहां पे जीवित रहती है, और व्यवहार ना हो उसका तो जीवित ना रहे। कौन से व्यवहार की बारे में बात कर रही हो मैडम? हमारा व्यवहार तो बढ़िया है, अच्छा है, उसके साथ अच्छा है, बुरा है, वो व्यवहार नहीं। व्यवहार मतलब ठंड लगती है तो धूप में चले जाओ और धूप लगती है तो ठंडी में आ जाओ, ऐसा व्यवहार हम भी करते हैं। सर्दी का मौसम आता है तो करते हैं कि नहीं करते? वैसे ही मरुस्थल के अंदर देखिए छिपकली है ना। जब ये इस छिपकली को लगता है, छिपकला नहीं है, छिपकली है यस। जब इस छिपकली को लगता है कि एकदम से ठंडी पड़ रही हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए छिपकली शीत रुधिर प्रापी प्राणी है, ठंडे खून वाले प्राणी है ना। मरुस्थल में पाई जाती है और ठंडी पड़ रही है, तो ठंडी पड़ रही है तो अब क्या करे, मुझे गर्म होना है, ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा चाहिए तो ये क्या करती है बताओ, धूप में चली जाती है, धूप में चली जाती है। और धूप में थोड़ी देर तक इसने धूप सहन करी, टॉलरेट करी और सारी ऊष्मा ले ली, और उसके बाद जब इसको लगता है कि मैं बहुत गर्म हो चुकी हूँ, तो वापस कहां पे आ जाती है बताओ, छाया में आ जाती है। ये छाया में होती है, छाया से कहां पर आ गई बताओ, धूप में, और धूप से कहां पर आ जाती है, वापस छाया में आ जाती है। अपने व्यवहार से अनुकूलन दर्शाती है। आप बोलोगे क्या धूप में ही नहीं रह सकती है? नहीं, मर जाएगी, इतनी ऊष्मा भी नहीं चाहिए। क्या छाया में ही नहीं रह सकती है? नहीं रह सकती है, क्योंकि पूरी ठंडी पड़ जाएगी। तो थोड़ी देर धूप चाहिए, थोड़ी देर क्या चाहिए इसको, छाया चाहिए। तो जब इसको लगता है कि ठंडी पड़ चुकी है तब धूप में चली जाती है, जब इसको लगता है गर्म हो चुकी है तब छाया में आ जाती है। छाया धूप, छाया धूप, छाया धूप घूमती रहती है। रात को क्या करती है ना, रात को क्या करती है, आप भी तो खाना शाम को ही खाते हो, सुबह तक का स्टोर करके रखते हो कि नहीं रखते हो? तो वैसे ये भी रात को इतनी ऊष्मा ग्रहण कर लेती है कि सूरज अस्त होने वाला है, भैया इतनी ऊष्मा ले लो कि सुबह तक काम चला लूं, जब सूर्य आएगा तब तक वापस लेने चली जाऊंगी, एक बार सुबह तक तो जिंदा रहूं, इतनी ऊष्मा तो ले लूं। तो अपने व्यवहार से अनुकूलन दर्शाती है, इसको क्या कहा जाता है, व्यवहारिक अनुकूलन कहा जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको लिख लेना। जब मरुस्थलीय छिपकलियां छाया से धूप में चली जाती है और धूप से वापस कहां पे आ जाती है बताओ, छाया में आ जाती है। लिखवा दूं क्या बोल के एक ही लाइन में, या ऐसे ही लिख लो? लिखो, मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकलियां, मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकलियां, मरुस्थल में पाई जाने वाली छिपकलियां जब ठंडी होती है, जब ठंडी होती है तो
धूप सेकने चली जाती है। जब ठंडी होती है तो धूप सेकने चली जाती है। धूप सेकने चली जाती है। धूप में ऊष्मा लेने के बाद, धूप में ऊष्मा लेने के बाद पुनः छाया में लौट आती है। धूप में ऊष्मा लेने के बाद, धूप में ऊष्मा लेने के बाद पुनः छाया में लौट आती है। धूप में ऊष्मा लेने के बाद पुनः छाया में लौट आती है। इस अनुकूलन को ही क्या कहा जाता है बताओ? व्यवहारिक अनुकूलन है। ठीक है, क्लियर? तो बताओ व्यवहारिक अनुकूलन कौन दर्शाता है? मरुस्थली छिपकलियां। बस एग्जांपल याद रखना है, मरुस्थली छिपकलियां। छाया से धूप, धूप से छाया। चले कंप्लीट, ये हो गया अपने सारे अनुकूलन कंप्लीट। अब आज का एक क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन है ना, टाइम हो गया ना। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। पहले एलन का नियम, एलन का नियम। दूसरा बी ऑप्शन जो है वो है केम चक्र, केम चक्र। सी ऑप्शन है मरुस्थली छिपकली, मरुस्थली छिपकली। और डी ऑप्शन है सील मछली, सील मछली। फर्स्ट यहां पे ऑप्शन है ब्लबर, ब्लबर। यहां पर है व्यवहारिक अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन। तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप। और चौथा ऑप्शन है पाद और कान छोटे। यस, क्वेश्चन बहुत आसान। मैच द फॉलोइंग। HB, HB मतलब बेटा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। यस, HB हीमोग्लोबिन है कमलेश भाटी, HB हीमोग्लोबिन। HB, HB का मतलब क्या है बताओ? हीमोग्लोबिन। HB, HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। यस, बताओ आंसर। पहले का क्या है? चौथा। एलन का नियम क्या बोलता है? पाद और कान क्या होते हैं? छोटे। केम चक्र किसमें चलता है? मरुस्थलीय पादप में। मरुस्थलीय छिपकलियां कौन सा अनुकूलन दर्शाती है? व्यवहारिक अनुकूलन। और सील मछली में क्या पाया जाता है? ब्लबर। सिंपल। 4 3 2 1 बिल्कुल सही है बच्चों, 4 3 2 1 राइट। और बाकी का लगभग कोशिश करेंगे कल खत्म करें इसको, आपकी स्पीड पे मेंटेन करेगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज शीट में क्वेश्चन कर रहे हो, कल लेके आना। आज लेके आए हो तो अब लगवा दो अभी टिक कि नहीं? कल, कल। यस, 4 3 2 1 सही आंसर।